इस वक्त की बड़ी खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार का मामला। जामिया मिलिया को कानूनी तकनीकी बुनियाद पर बड़ी राहत। एमयू के अक़लियती किरदार पर फैसले के बाद होगी जामिया के अक़लियती किरदार पर बात। 2010 में जामिया मिलिया के अक़लियती किरदार के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। इस वक्त की काफी अहम खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार का ये पूरा मामला है। जामिया मिलिया को कानूनी तकनीकी बुनियाद पर बड़ी राहत मिली है। एमयू के अक़लियती किरदार पर फैसले के बाद होगी जामिया के अक़लियती किरदार पर बात। 2010 में जामिया मिलिया के अक़लियती किरदार पर चैलेंज किया गया था। अक़लियती किरदार जामिया मिलिया के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था 2010 में। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुरम, इस पूरे मामले पर आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, एक बड़ी राहत कह सकते हैं कि क्योंकि 2010 में जब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जिसके चेयरमैन जस्टिस सुहेलजाद सिद्दीकी साहब हुआ करते थे, उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को जो अक़लियती किरदार है वो अता कर दिया था। उसके बाद अगले ही दिन इसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 6 रिट पिटीशन उसमें दायर की गई खिलाफ के और बुनियाद उसमें मुखालफत की गई कि जामिया एक अक़लियती इदारा नहीं है। तो इस मामले को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि कल उस पे बाज़ाब्ता हेयरिंग शुरू हुई और उसमें एक दलील दी गई थी कि अजीज बादशाह का जो 1968 का जजमेंट है, उस जजमेंट की बुनियाद पर कहा गया कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया एक अक़लियती इदारा नहीं है, जबकि जामिया के जो वकला थे उनका कहना था कि जामिया अक़लियती इदारा है उसी अजीज बादशाह के फैसले की बुनियाद पर। इसलिए इस मामले को देखा जाए तो दोनों ही एक ही जजमेंट की बुनियाद पर मुखालफत भी कर रहे थे और हिमायत भी कर रहे थे। इसको देखते हुए जब इस मामले को देखा गया तो ये मामला जो है फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच के सामने है। जब तक उस पर फैसला नहीं आएगा तब तक जामिया के अक़लियती किरदार की जो है समाअत है वो शुरू नहीं होगी। ये इसमें एक बड़ा पेच आ गया है और कहना चाहिए कि एक तरह की राहत है जामिया के लिए कि सीधे तौर पर जो तलवार लटक रही थी, हुकूमत की तरफ से मुखालफत हो रही थी, वो कम अज कम जो है काफी दिन तक के लिए रुक जाएगी। खुरम, जो इस केस को डिफेंड कर रहे हैं, जो वकील है जामिया मिलिया की जानिब से, उनकी अथॉरिटी की जानिब से, उनका क्या कहना है, कितनी खुशी उनको मिल रही है और आगे क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है? देखिए, एक बड़ी राहत यह है कि हमने देखा था कि जामिया के अक़लियती के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ महाज खोला बल्कि उसके खिलाफ एक हलफनामा दिया गया और कहा गया कि जामिया अक़लियती इदारा नहीं है, इसको सब ने मिलकर बनाया है। इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की मुखालफत होती रही है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसमें जो सबसे अहम बात यही इस बादशाह केस का जजमेंट था। नाजरीन, हमारा राब्ता जो है खुरम शहजाद से मुनक़ते हो गया है। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। एक बार फिर नाजरीन आपको बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार का ये पूरा मामला है। 2010 में जामिया मिलिया के अक़लियती किरदार के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। जामिया मिलिया को कानूनी तकनीकी बुनियाद पर बड़ी राहत मिली है। एमयू के अक़लियती किरदार पर फैसले के बाद जामिया के अक़लियती किरदार पर बात होगी। आगे बढ़ते हैं। मराठा रिजर्वेशन के मामले पर महाराष्ट्र हुकूमत को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा रिजर्वेशन का इतलाक माजी से नहीं होगा। इस मामले पर अगली समाअत 2 हफ्तों के बाद होगी। इसमें 2 वीक्स के बाद इंटरिम स्टे के लिए सुनवाई के लिए रखा है और अभी तक के लिए रिट्रोस्पेक्टिव स्टे दिया गया है। इसका मतलब कि कोई भी ऑर्डर अगर ये रिजर्वेशन ऑर्डर के पहले आया हुआ है तो उस पर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। मराठा रिजर्वेशन जो असेंबली में अभी पास हुआ है, जो अमेंडमेंट के साथ मराठा गवर्नमेंट ले आई थी, उसको वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करना चाहती थी, यानी कि 2018 में पास किया हुआ बिल वो 2014 से लागू करना चाहती थी।
जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही स्टे कर दिया कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लग सकता। लेकिन जब हमने प्रोस्पेक्टिव की बात की कि आगे भी ना दिया जाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है और 2 हफ्ते में प्लीडिंग कंप्लीट करके दोबारा डेट देने की बात की है। 2 हफ्तों के बीच में अब जिसको जो भी बहुत सारे पिटिशनर्स इसमें आए हैं वो अपनी इम्प्लीटमेंट करेंगे। मेन इशू है, आप ये देखिए कि मराठा रिजर्वेशन 50% सीलिंग लिमिट को ब्रीच करता है, जो मेनली 9 जजेज बेंच निंद्रा सानी उसके अगेंस्ट है। उसके अलावा जो मराठा में रिजर्वेशन पास हुआ है वो नेशनल ओबीसी कमीशन एक स्टैब्लिश किया गया है, जो 2 साल पहले स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी ओबीसी अब तभी इनलिस्ट हो सकता है स्टेट में या सेंटर में जबकि उसको प्रेसिडेंशियल असेंड हो, बट इस स्टेप को टोटली बाईपास किया गया जो कि टोटल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड थर्ड, महाराष्ट्र में अभी तक 8 स्टेट कमीशन बने हैं, जिसमें से 4 नेशनल कमीशन बने हैं और 4 स्टेट कमीशन बने हैं। चारों नेशनल कमीशन का यह कहना है कि मराठाज आर नॉट ओबीसी एट ऑल। 8 में से 6 का यह कहना है कि स्टेट का भी 2 का कहना है कि दे आर नॉट ओबीसी। केवल राणे कमीशन 2014 में आया था, उसने कहा था कि दे आर एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड बट नॉट सोशली बैकवर्ड। इसको भी महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने 2014 में स्टे कर दिया था। अब मजे की बात यह है कि 2014 में राणे कमीशन जो बना था उसकी 10% पॉपुलेशन के साथ जो अभी का गायकवाड़ कमीशन बना, अगर उस समय 100 फैमिलीज को ऑडिट किया था तो आज केवल 10 फैमिली को ऑडिट करके गायकवाड़ कमीशन बनाया जाता है और गायकवाड़ कमीशन को बिना सुने इसको असेंबली में भी नहीं रखा जाता है। और कोर्ट ने यह कहा कि हम इसमें नहीं जाएंगे, जबकि एक बार कोर्ट स्टे कर चुका था, उसके बाद भी इसको अलाउ कर दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिट्रोग्रेड स्टे किया है और अर्जेंट हियरिंग के लिए 2 हफ्ते के बाद लगाया है, जिससे कि कंप्लीट स्टे अचीव हो। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में सीसीटीवी लगाने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हुकूमत सरकारी स्कूलों के दर्जात में सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहती है। 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अर्जी में इस स्कीम को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त एक और अहम खबर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में सीसीटीवी लगाने का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के दर्जात में सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहती है। 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अर्जी में इस स्कीम को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी और शरद पवार को मशवरा दिया है कि उन्हें अपनी पार्टियों को कांग्रेस में जम कर लेना चाहिए और राहुल और सोनिया से कांग्रेस को निजात दिलानी चाहिए। स्वामी का कहना है कि इसी तरह बीजेपी को एक मजबूत ऑपोजिशन मुहैया कराई जा सकती है। हमारे एक विपक्ष पार्टी होनी चाहिए जो वैकल्पिक सिद्धांत को सामने रखें। हम लोग हिंदुत्व पर आधारित पार्टी है। हमारे एक विपक्ष पार्टी होनी चाहिए जो वैकल्पिक सिद्धांत को सामने रखें। हम लोग हिंदुत्व पर आधारित पार्टी है और ये लोग सेकुलर बोलते हैं, तो सब सेकुलर फोर्सेस एक होना चाहिए। तो मैंने रास्ता बताया, ये दोनों तो गैर कांग्रेसी हैं, पहले कांग्रेस में थे, तो इनको एक होना चाहिए। और ये जो सोनिया गांधी और उनके परिवार है, ये तो हमारे मिट्टी के साथ मिलते नहीं हैं। मुंबई में गोरेगांव के नाले में गिरे बच्चे की तलाश अब तक जारी है। रात में सर्च ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए बंद किया गया था। आज तलाशी मुहिम फिर शुरू हुई है, लेकिन अभी तक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि परसों रात गोरेगांव के एक नाले में 3 साला बच्चा गिर गया था। लापरवाही नहीं होती तो अभी तक हमारा बच्चा हमारे हाथ में होता। सरकार से क्या अपेक्षा करूं मैं? अभी हमारा मित्र जो हमारा साथ दे रहा था उसको क्यों उठाया पुलिस प्रशासन ने? मेयर यहाँ आए थे, उस वक्त हमको पुलिस प्रशासन ने लॉकअप में डाल दिया था, तो हम मेयर से बात ही क्या करें? मेयर का कहना, मेयर तो हमसे मिले ही नहीं, तो कहेंगे क्या? कुछ भी काम नहीं कर रहे लोग, सिर्फ यही कर रहे हैं कि जो भी इनके सपोर्ट में खड़े हैं सबको उठा के लॉकअप में डाले ताकि अकेला पड़ जावे। यही प्रशासन का नियम है। अपने बेटे को आखिरी अपनी अंतिम सांस तक ढूंढूंगा। प्रशासन नहीं ढूंढे कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से ढूंढूंगा, लेकिन जब तक वो बेटा मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा।
और मैं मुंबईकरों से अपील करता हूं कि देख लीजिए पुलिस का रवैया। ये हमारी मुंबई पुलिस है जो हमारा सहयोग करने के बजाय हमारे मित्रों को उठा के पुलिस स्टेशन में डाल रही है। जिस वक्त मेयर आ रहा है हमें उठा के लॉकअप में डाला जा रहा है। क्यों? ये हमारी पुलिस प्रशासन है। अभी तक कौन थे पवार साहब, भोसले साहब, कौन थे? कोई अभी दिख नहीं रहा है। हमारे मित्र श्रवण तिवारी को क्यों उठाया गया? हमको उसका जवाब चाहिए। पानी की कमी से परेशान चेन्नई को आज राहत मिलेगी। पानी से भरी 50 वीगन वाली ट्रेन जोलारपेट स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना हो चुकी है। वीगनू में 2.5 मिलियन लीटर पानी है। चेन्नई मेट्रो वाटर ने हर दिन 10 मिलियन लीटर पानी का एक हदफ तय किया है। चेन्नई मेट्रो वाटर से उसके बदले 7.5 लाख रुपए रेलवे महकमे वसूल करेंगे। वाज़ेह रहे कि तमिलनाडु हुकूमत ने पानी के प्रोजेक्ट के लिए 65 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। कर्नाटक का सियासी बहरान जू का तो है। कांग्रेस और जनता दल के 16 अरकान असेंबली अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफी अरकान को स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफा देने की हिदायत दी थी। अदालत ने स्पीकर को भी हिदायत दी थी कि बाकियों के इस्तीफों पर जल्द फैसला करे और जुम्मे को अदालत को हालात से आगाह करे। आज सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर को रिपोर्ट पेश करना होगा। दूसरी जानिब आज से कर्नाटक असेंबली का 11 रोजा मॉनसून इजलास शुरू हो रहा है। सेशन आगाज ऐसे वक्त में हो रहा है जब रियासत में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है। कर्नाटक के सियासी बहरान पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने न्यूज 18 की बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी अपने हरबे इस्तेमाल कर रही है, साथ साथ मुल्क से ओपोजिशन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। इसलिए चार जानिब से ओपोजिशन को घेरने की कोशिश हो रही है। वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, कर्नाटक में जिस तरह से संकट चल रहा है, पिछले 10 दिन से हम कहें एक हाई वोल्टेज ड्रामा है कर्नाटक में, सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में उन सभी विधायकों के खिलाफ सुनवाई होगी, या यूं कहे सुनवाई उस पूरे मामले पर होगी जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। देखिए, ये तो नाटक कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पूरे देश में एक छत्र उनका राज हो। उनको लोकतंत्र की चिंता नहीं है, पीपुल्स वर्डिक्ट की भी चिंता नहीं है। पहले दिन से जब से वहाँ कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल की सरकार बनी, उसी दिन से, बल्कि उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लेम किया था कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जब वो बहुमत साबित नहीं कर पाए तो फिर कांग्रेस और जनता दल की सरकार बनी। लेकिन लगातार ये प्रयास चलता रहा कि किसी तरह उस सरकार को गिराया जाए, और अब ऐसा लगता है कि शायद उनको इसमें कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और वहाँ के स्पीकर ने भी कहा है कि जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है उनके तमाम कागजात को देखने के बाद हम फैसला लेंगे। और हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी क्या है। सर, लेकिन सवाल ये भी है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास केंद्रीय नेतृत्व नहीं है, इस वजह से ये स्थिति हो रही है। कोई फैसला लेने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। कर्नाटक में भी यही हाल है। गोवा में आपके 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है। आज तमाम विपक्ष इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में जा रही है उससे लगता है कि वो सिर्फ वन पार्टी रूल चाहती है इस देश में। वो किसी दूसरे राजनीतिक दल को, चाहे वो क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, उनको जीवित रखने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो चाहते हैं कि तमाम पार्टियों को समाप्त कर दिया जाए। राहुल जी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व भी चाहिए और उसकी तलाश में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। लेकिन हमको लगता है कि ये मामला बहुत जल्दी किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। हैदरबेग पटन में कायम 29 RR के हेडक्वार्टर 10 सेक्टर में आर्मी के मुख्तलिफ असामियों को पुर करने के लिए जारी भर्ती मुहिम में गुज़िश्ता रोज कुपवाड़ा जिले के नौजवानों की भर्ती हुई। जिला कुपवाड़ा से 1612 उम्मीदवारों ने आर्मी में भर्ती के लिए फॉर्म दाखिल किए थे। कुपवाड़ा से आए हुए जवानों ने फौज में भर्ती होने पर खुशी का इजहार किया। उधर जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की भर्ती भी
हुई, जिसमें 1109 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि पटन में कश्मीर के तमाम अजला की ये भर्ती मुहिम मुकर्रर तारीखों पर हो रही है। मुझे बचपन से बहुत शौक है इंडियन आर्मी में जाने की, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि अपनी जो इंडिया है इसकी जो मदद करूँगा, अपनी देश की सेवा करूँगा। और मैं यही सोचता हूँ कि मेरा जो फ्यूचर है ये तो बचपन का ही बनना चाहिए, ताकि मैं अपनी माँ बाप की खिदमत कर सकूँ। और इंशाल्लाह मैंने आज रेस क्वालिफाइड किया और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है, ताकि मैं इंशाल्लाह रिटर्न भी अच्छी तरह से क्वालिफाइड करूँगा। इंडियन आर्मी हम आए हैं, हमने अभी रेस क्वालिफाई किया है, अपने देश की सेवा करेंगे। बस इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली जो हमारा कश्मीर है इससे मतलब हर एक चीज़ से मतलब पीछे है। और बात करेंगे हम मसल है, बैकवर्ड एरिया माना जाता है मसल एरिया। अब फिरते हुए किसी की नजर देखते रहे, दिल खून हो रहा था मगर देखते रहे। इस खूबसूरत शेर के खालिक नवाब मिर्जा जाफर अली खां असर, जो दुनियाए अदब में असर लखनवी के नाम से मशहूर हुए, आप मुल्क की इंतजामिया में भी सरगर्म रहे और कुछ अरसे जम्मू कश्मीर के वजीर भी रहे। असर लखनवी ने रिवायती अंदाज में मयारी शायरी की और दीगर मौज़ूआत पर मज़ामीन भी कलमबंद किए। आपके अदबी कारनामों में उर्दू लुगत भी तरतीब भी काबिल जिक्र है। उनके यौम पैदाइश पर पेश है खास रिपोर्ट। ये सोचते ही रहे और बहार खत्म हुई, कहां चमन में नशेमन बने कहां ना बने। कुछ देर फिक्र आलमे बाला की छोड़ दो, इस अंजुमन का राज इसी अंजुमन में है। असर लखनवी 12 जुलाई 1885 को लखनऊ के कटरा अबू तुराब में एक मुअज़्ज़ज़ जमींदार घराने में पैदा हुए। वालिद मिर्जा अफजल हुसैन खान ने बड़े नाजो नाम से इनकी परवरिश की और वो इनकी इकलौती औलाद थे। उर्दू, फारसी, अरबी उन्होंने घर पर ही पढ़ी, घुड़सवारी भी सीखी। मजीद तालीम के लिए जुबली हाई स्कूल लखनऊ में दाखिल हुए और किंग कॉलेज से 1906 में बीए करके अगले साल करीबी शहर सीतापुर से उन्होंने सरकारी मुलाजमत का आगाज कर दिया। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर मुकर्रर हुए, कानपुर म्यूनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, इलाहाबाद डिवीजन के एडिशनल कमिश्नर मुकर्रर हुए और दौरान मुलाजमत सरकार से खान बहादुर और MBE के खिताबात हासिल किए। 1941 में असर लखनवी को रियासत जम्मू कश्मीर का वजीर बराए तरक्कियात और फिर वजीर दाखिला बनाया गया और बाद में वो रियासत के कायम मकाम वजीर आजम भी रहे। आजादी मिलने के कई बरस बाद हुकूमत हिंद ने नुमाया इल्मी और अदबी हैसियत और खिदमात को तस्लीम करते हुए इन्हें पद्म भूषण के एजाज से नवाजा। 19वीं सदी के अवाखिर का लखनऊ अवध की तहजीब और सकाफत का गहवारा था और उस जमाने में बैतबाजी तबक़े अशराफ के लड़कों का खास मशगला होती थी। जाफर अली खां भी ये शौक रखते थे और कई बार किसी मशहूर शायर का शेर याद न आने पर फिलबदी शेर कहकर बैतबाजी का मुकाबला जीत लेते थे। यहीं से इन्हें शायरी का शौक हुआ। बाद में असर तखल्लुस रख लिया और बाकायदा अपने अजीज दोस्त हजरत अजीज लखनवी की शागिर्दी अख्तियार कर ली, जो उम्र में इनसे 4-5 साल ही बड़े थे। शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी भी अजीज लखनवी के शागिर्द थे, लेकिन असर लखनवी के उस्ताद होने पर वो ज्यादा नाज करते थे। असर लखनवी का गजल का पहला मजमुआ असरिस्तान के नाम से 1924 में शाये हुआ। इसके तकरीबन 30 बरस बाद इनके 2 और गजलिया मजमुए बहारा और नौ बहारा के नाम से छपे। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा काम ये किया कि हिंदुओं की मुकद्दस किताब भगवत गीता का भी मंजूम आजाद तर्जुमा कर दिया, जो बहुत ही आसान और बामुहावरा उर्दू में है। इस तर्जुमे के नाम उन्होंने नगमे जावेद रखा। असर लखनवी ने मशरिक और मगरिब की जबानों के अदब की शाहकार नज़मों के तर्जुमों का भी एक मजमुआ रंग बिस्त के नाम से तरतीब दिया। कश्मीर, देहरादून और पहाड़ों की रानी मसूरी के मनाजिर, कुदरत पर इनकी नज़मों का मजमुआ उरूस फितरत के नाम से मंजर आम पर आया। शायरी के साथ इनका तनकीदी काम भी चलता रहा और इनके मजामीन की एक किताब छानबीन के उन्वान से शाये हुई। अनीस की मरसियानिगारी पर मोतरजीन के जवाब में उन्होंने कई मजामीन लिखे जो किताबी सूरत में सामने आए। मिर्जा गालिब पर इनकी किताब मुताला गालिब भी अहमियत के हामिल है। असर लखनवी मीर तकी मीर की शायरी के आशिक थे और इनके शेरों का एक ज़ख़ीम इंतखाब उन्होंने मिर्जा मीर के उन्वान से तरतीब दिया था।
उन्होंने मज़ामीर के उन्वान से तरतीब दिया था। उर्दू लफ्जियात और मुहावरात से मुताल्लिक इनका अहम काम फरहंगे असर के नाम से सामने आया। ये फरहंग 4 जिल्दों में है। इसमें जलाल लखनवी की फरहंग सरमायाए ज़बान उर्दू और मशहूर उर्दू लुग़त नूरुल लुग़ात का जायजा लिया गया है। असर लखनवी ने इसमें गलत इंदराजात की निशानदही के साथ काबिल कद्र इजाफे भी किए हैं। 6 जून 1967 को तवील अलालत के बाद जाफर अली खां असर लखनवी ने इस दार फ़ानी से कूच किया और अपने पीछे इल्म अदब का बहुत सा काम और मोहतरम यादें छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, नाबालिगों की इस्मत रेजी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस साल 50% मामलों में तिब्बी मुआयने भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट पीर को समाअत करेगा। नाबालिगों की इस्मत रेजी का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। आपको बता दें, इस साल 50% मामलों में तिब्बी मुआयने भी नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब पीर को समाअत करेगा।